बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिलखसूस पंजाब में गुज़श्ता 3 रोज़ से जारी पुरतशद्दुद वाक़यात के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि ये इन पर पाबंदी की तजवीज़ हुकूमत पंजाब की जानिब से आई और इस समरी को वफाकी काबीना की अप्रूवल के लिए भिजवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि उनका यानी हुकूमत का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ था, जिस पर हुकूमत आज भी कायम है और पहले भी कायम थी, लेकिन दूसरी जानिब से ऐसे मुसव्वदे का तकाजा किया जा रहा था कि जिस पर अगर हुकूमत एग्री हो जाती तो पाकिस्तान इस्लामाबाद से सारे यूरोपी चले जाते और पाकिस्तान एक इंतहा पसंद मुल्क के तहत या नाम पर सामने आता, जो कि उन्होंने कहा हुकूमत वक्त को कबूल नहीं था। और इन पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 2 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं, 340 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंसेस को रोका गया और जो कोविड-19 के लिए ऑक्सीजन मरीजों की लाई जाती है, उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स जिन गाड़ियों में लाई जा रही थी उनको भी रोका गया। और आज हमने देखा किस तरह लाहौर में जनरल हॉस्पिटल पर धावा बोला गया। साथ में वज़ीर दाखिला का यह भी कहना था कि हुकूमत आज भी हुकूमत की कोशिश है कि कौमी असम्बली और पार्लियामेंट में नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ऐसी करारदाद सामने लाई जाए जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम बुलंद रहे। इस हवाले से जरूर गुफ्तगू करेंगे। बड़ा हसास मामला है मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से, लोगों की जानो माल की हिफाजत के हवाले से और रियासत के इस अज़म के हवाले से कि जो छत्ते हैं उनका राज होगा या रियासती रिट कायम होगी। दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब सरगोदा में मौजूद थे। वहां पर उन्होंने लो कॉस्ट इनकम हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रखा, साथ में मीडिया के साथ इंटरेक्शन भी किया, सवाल जवाब हुए। उनसे सवाल हुआ जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कि उन पर एक केस चल रहा है और उनके साथ एक हम ख्याल ग्रुप जो पीटीआई के एमएलए और एमपीएस जाते हैं, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि वो हर किसी से बात करने के लिए तैयार हैं। 1 साल में चीनी की कीमत 26 रुपए बढ़ा दी गई और एक कार्टेल बना लिया गया और 70 शुगर मिलों ने इसके एवज 120 से 140 अरब रुपए कमाए। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि अमीर के लिए एक कानून हो और गरीब के लिए दूसरा। अवाम की तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर आज मुस्लिम लीग नवाज को एक बड़ा रिलीफ मिला। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शहबाज शरीफ साहब की आमदन से ज़ायद असासाजात और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर कर ली। 50-50 लाख के मुचलकों के एवज लाहौर हाई कोर्ट ने इन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। इन तमाम नुकात को प्रोग्राम के पहले हाफ में हम जरूर उठाएंगे। हमारे साथ 2 मौजूद तरीन शख्सियात मौजूद, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हम स्टूडियोज में ज्वाइन कर रही हैं शानदाना गुलजार खान साहबा, मेंबर कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। पीजे मीर साहब हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, एनालिस्ट है लाहौर से। पीजे मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज शानदाना आपसे करना चाहूंगा। टीएलपी जाहिर सी बात है इससे पहले भी धरने दिए गए, फैजाबाद बंद हुआ, आपकी हुकूमत का इनके साथ एक मुआहदा हुआ, पहले तय हुआ था कि एक पार्लियामेंट में बिल लाया जाएगा, फिर शायद वो नहीं लाया जा सका, तारीख बढ़ाई गई और 20 अप्रैल कट ऑफ डेट थी, 20 अप्रैल 2021। अब खादिम हुसैन रज़ी मरहूम के बेटे फरजंद को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से एहतजाज हो रहा है, उसमें इंसानी जानों का भी ज़िया हुआ है। 4 लोग बहसीयत मजबूई इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। 340 पुलिस के एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। अब हुकूमत ने फैसला किया पाबंदी लगाने का। आपकी मैं राय जानना चाहूँगा, ये फैसला बर वक्त हुआ, पहले कर लेना चाहिए था, क्या कहेंगे इस हवाले से? शुक्रिया अनवार साहब। मैं अभी एक शो में इत्तेज़ाज़ एहसन साहब के साथ बैठी हुई थी, मैंने उनकी राय सुनी। देखिए, उन्होंने ये कहा कि एक सियासी पार्टी होने की वजह से आपका ये मतलब नहीं कि आप इंसदाद दहशतगर्दी में आपको बुक नहीं किया जा सकता। पीपल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, सियासी पार्टी रजिस्टर करने का मतलब ये नहीं है कि आप सुमन बकुनमियन फहम ला यरजून हो गए कि आप जो गुनाह करें ना किसी को दिखेगा, ना कोई सुनेगा, ना कोई बोलेगा। पहली बात। दूसरी बात, देखिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पिछली दफा जब बल्कि तहरीक लब्बैक ही कहना चाहिए, पाकिस्तान तो मैं नहीं कहूंगी उनको, टीएलपी उनकी जो कि सियासी जमात भी है ना, उनके मेंबर्स की बात कर रही हूं। देखिए माजरत के साथ ये मैं तल्ख अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, बट ये इस्लाम की ठेकेदारी किसने दे दी किसी एक सियासी पार्टी को या किसी एक मुल्क को या किसी एक तबके को या किसी एक फिरके को? मुसीबत यह है कि हर बंदा यहाँ पे रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का पाक नाम लेके, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक नाम लेके या सियासत खेलते हैं या मर्डर खेलते हैं या वो लोग ताकत की गेम्स, रियासत की गेम्स खेलते हैं, और ये अब चलने वाला नहीं है। अच्छा, पीटीआई
की हुकूमत को आए हुए 2.5 साल हो गए। आपको याद है पहली दफ़ा जब हमने इनको वी गेव दम अ टफ टाइम, जब बीबी आसिया का केस डिसाइड हुआ था, ये सड़कों पे निकले थे। आप सोचिए कि हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड, सुप्रीम कोर्ट, वो कहती है कि नहीं, इस खातून को गलत तरीके से इनकार्सरेट किया, गलत तरीके से बंद किया गया, इस पे गलत इल्ज़ाम किए, टीएलपी सड़कों पे निकल आती। किस चीज़ के लिए? क्योंकि एक गलत आदमी ने यह बात कही, कहता था कि मैं मौलवी हूँ, कहता था कि मस्जिद का मुअज्जिन हूँ, और गलत बात कहता उस खातून के बारे में, उस पर उसने दाग लगाया, धब्बा लगाया, 8 साल वो बेगुनाह जेल में बैठी रही। तब टीएलपी को कोई मसला नहीं था, या पाकिस्तान की किसी पार्टी को शहीद हुए उसके लिए गवर्नर साहब पंजाब के सलमान तासीर साहब। अच्छा, अब ये किस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं? कल आपने देखा कि वो पुलिस एहलकारों के साथ क्या कर रहे थे, जिस तरह आरएसएस इंडिया में करती है कि बोलो, वहां कहते जय श्री राम बोलो, यहाँ पे बोलते लबैक बोलो। ये पाकिस्तान की स्टेट होगी? अच्छा, और किस बात पे कि जिस साद रिजवी को क्यों उठाया है? साद रिजवी कौन है? उस पार्टी के जो हेड थे उनका बेटा। तो जी पॉलिटिकल पार्टी तो पानी में पहले से गई ना, इस पार्टी को कोई पॉलिटिकल वजूद है, ये दोबारा मॉरिशियस में चली गई है। लेकिन और ना ये इन्होंने अभी भी इलेक्शन हुआ, जस्का में भी इनके कैंडिडेट खड़ा हुआ, फिर 2018 में बड़े वोट हासिल किए तहरीक लबैक पाकिस्तान ने सेंट्रल पंजाब से। और आपने नोट किया कि जो हल्का NA 249 जहां पर अप्रैल में ही अब बाई इलेक्शन हो, उसमें भी तहरीक लबैक क्रेन इनका इंतखाबी निशान है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी भी है ये शानदार साहब। और मैं आपकी बात सही है, और ये मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूं कि आप अपने जो अकायद हैं उन पर जरूर चलें। ज़ाहिर बात है हम भारत से तो हम मुआवजा नहीं कर सकते, वहां तो बहुत ही ज्यादा जुल्म हो रहा है। इजाजत दी गई ना जुल्म की, यहाँ इजाजत नहीं होगी। आज इसलिए तो बैन किया टीएलपी को कि आप एक सियासी पार्टी का नाम लेके आप कोई भी गुनाह करेंगे, आप कोई भी जुर्म करेंगे, आप कोई भी कानून तोड़ेंगे, आप लोगों की जानें लेंगे, 2 पुलिस एहलकारों को आप शहीद करेंगे। क्यों? आप कौन है? बात तो वही से हुई ना, ठेकेदारी से स्टार्ट हुई कि आपको किसने कहा है कि आप रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की इज्जत के, उनके दीन के, उसके पहरेदार है? हम सब मर चुके हैं। पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाया गया? क्यों एक्सटेंशन ली गई और 20 अप्रैल की डेट रखी गई, जब पहले मुआहदा तय हो गया था? जी बिल्कुल। तो देन एंड देयर अगर ले आते तो मेरे ख्याल में ये मामला शायद इस नहज पे ना आता। डू यू एग्री? नहीं, आई डोंट एग्री। देखिए, पार्लियामान में जितनी दफ़ा नामूस रसालत पे रेजोल्यूशंस आ चुके हैं, आपको पता है कि एक रेजोल्यूशन नेशनल असेंबली से आए कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का जहाँ पे नाम आएगा वहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे। ठीक है, पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामी है जी। पाकिस्तान में तमाम किताबों में, तमाम निसाब में सिंगल नेशनल करिकुलम बना, उस पर कितने लोगों ने ऑब्जेक्शन की कि देखिए ये टू मच इस्लाम है। टू मच इस्लाम क्या होता है? बट चलो, लोगों ने ऑब्जेक्शन की। इसके बावजूद अगर कोई आके कहता है हमें, और मेरे पास क्या सबूत है कि टीएलपी पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, मुझे क्या, मेरे पास क्या सबूत है? क्या पता वो दुश्मन नासिर से पैसे लेके कर रहे हो। हमारे लोगों को पाकिस्तान में पहले भी इस्तेमाल किया गया दुश्मन नासिर ने, ये पहली दफ़ा नहीं है कि होगा। मैं ये कहती हूँ कि पता लगाएं कि कौन आदमी है जो पाकिस्तान का हमदर्द हो, इस्लाम का हमदर्द हो, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की वाकई इज्जत चाहता हो, और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के नाम पे कत्ल करता हो। पैगम्बर अलैहि सलाम ने अपनी ज़िंदगी में, मुझे आप बताइए, कभी किसी को गाली दी हो? कोई रिकॉर्ड हो? किसी पे हाथ उठाया हो? किसी से बदला लिया हो? किसी के साथ ना हक जंग की हो? तो ये उस पैगम्बर अलैहि सलाम के पैरोकार अपने आप को कहते हैं, तो जरा अमल भी दिखाए ना। बोलने से तो सब मुसलमान है। लेकिन वो जो एक थोड़ा सा शनाज साहब आता है, फिर मैं पीजे मीर साहब के पास जाऊंगा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए हमारी जान, माल, आल सब अपनी जान, अपनी जान, दूसरे की जान नहीं। आपको गम है, आप कूद पड़े पहाड़ी से, आप दूसरों को नहीं मार सकते। जान माल रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की इज्जत के लिए हाजिर है, बट अपनी जान दूसरे की नहीं। ठीक है, पीजे मीर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, पीजे मीर साहब बताइएगा, जाहिर बात है धरना जो है वो मौजूदा हुकूमत ने भी अपने वक्त में दिया था 126 दिन का। यहाँ पर आपके इल्म में है डी चौक पे, फिर हमने देखा इससे कबल इलामा डॉक्टर तालुक कादरी साहब ने भी धरने दिए, लॉन्ग मार्चेस किए, फिर खुद खादिम हुसैन रिजवी मरहूम उन्होंने भी इस्लामाबाद में फैज़ाबाद चौक पर 2 मरतबा धरना दिया। फिर अब दोबारा से उनके फिर मुज़ाकरात होते थे, मुख्तलिफ हुकूमतों से होते रहे। पीपल्स पार्टी के दौरे मुझे आज भी याद है, यहीं पर ब्लू एरिया में डॉक्टर तालुक कादरी साहब के मुज़ाकरात हुए, वो गए। फिर तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात तो नहीं हुए, लेकिन वो APS का इंतहाई अंदोनाक वाक़या हो गया, उन्होंने अपना धरना उठा लिया। फिर मौलाना फजल रहमान साहब आज़ादी मार्च लेकर आए। टीएलपी को कैसे लिया जाए? एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे लिया जाए, एक मजहबी ग्रोह के तौर पे लिया जाए? और ये जो जत्तों का राज एक होता है कि जी अगर हम बंदे ले आए और हमारी बात माने, रियासत को वंस फॉर ऑल ये सेटल करना होगा, इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस कितना जरूरी है, सियासी इत्तेफाक राय। हमने देखा कि जिस दौर में आता है वो अपोजिशन उस हुकूमत के साथ उस तरह नहीं खड़ी होती, और जब PMLN के दौर में आया था तो शायद PTI और पीपल्स पार्टी उस तरह नहीं खड़े हुए थे, और आज जब PTI के दौर में आए तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब को सुन रहा था, वो कहते पाबंदी क्यों लगाई जा रही है, पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। पीजे मीर साहब आप क्या कहेंगे? देखें, हम हैं बेसिकली मुनाफिक। अगर हमारे अंदर एक नेशनलिज्म हो ना,
जी। तो मैं तो इनको कल सारों को बंद कर दूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप देखते हो, आपका पुलिस कौन है? पुलिस इज योर स्टेट। और जब आप स्टेट को देखते हैं कि ये बच्चे छोटे 18-20 साल के बच्चे ये डंडे मार रहे हैं सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स को, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स एनर्की। इसके अंदर कोई माफी नहीं है, वेदर इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, वेदर इट इज एनीबॉडी। ऐसे लोगों को मैं समझता हूं गवर्नमेंट हैज बीन लेट, गवर्नमेंट शुड हैव एक्टेड इमीडिएटली। वेट किसका करना है? क्या ये और आ जाए, रास्ते बंद कर दें? आज लाहौर के अंदर इन्होंने जो बदतमीजी और जिस तरीके से ये इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, आई थिंक दैट वाज मोर लाइक अ ब्लडी टेररिस्ट थिंग। ये टेररिज्म नहीं चलेगी इस मुल्क के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं। ये हमने, हमारी हुकूमतें, पुरानी हुकूमतें, ये सारों ने बड़ा एक टॉलरेंट एक एटीट्यूड इनके लिए रखा हुआ है। ये बिल्कुल शानदाना सही बात कर रही हैं। यार हम सब मुसलमान हैं, क्या इनके पास कोई फ्रेंचाइज है? ये कोई लाइसेंसी है क्या? आके जी रसूल पाक की बात करते हैं, भाई रसूल पाक के खिलाफ कोई बात करेगा हम सब खड़े होंगे। हु आर यू? तो मैं समझता हूं दे आर ओनली ट्राइंग टू एक विंग अंदर डाल रहे हैं कि वेज करें कि आप एक हमारे अंदर एक फ्रैक्चर्स पैदा हो। ये चीज नहीं चलेगी। खुदा के लिए आपने, कोई भी गवर्नमेंट हो, पीटीआई हो, पीपीपी हो, पीएमएलएन हो, कोई भी हो, इन फ्यूचर हमने ये देखना है कि इसके अंदर जीरो टॉलरेंस है। क्यों? क्योंकि जहां कोई भी गवर्नमेंट नीचे ठहरी, आप ये एक चीज सोच लें कि कोई आपको फॉरेन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी। आपका वैसे नाम खराब हुआ है, और अगर आप इस तरह नीचे लेटेंगे, आई एम सॉरी टू से, नो वन इज गोइंग टू इवन टॉक टू यू ऑन दैट। क्यों? हमने अपने घर को ठीक करना है। ये जो लोग हैं इनको बल्कि समझाएं, और भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें कौन गाइड कर रहा है, तुम व्हाई यू गोइंग आउट लाइक दिस? तो ये मैं समझता हूं हमें इनसे बात भी करनी है और इनको समझाना भी है। एंड येट एट द सेम ब्रेथ द लॉ स्टैंड सुप्रीम। There is no challenging the law of the country. तो अगर हम इसी तरह, वो कहते हैं ना, ढील दो, इस तरह काम नहीं चलेगा। Enough is enough. हमने बहुत नुकसान उठा दिए ढील दे के कि जी लोग आगे बाहर, ये फलाना आगे। That means nothing. Law has to be maintained in the country. और जब आप, पता है हमारा मसला क्या है? आप समझते हैं ये बैन लगाने से मामला हल हो जाएगा? पीजे मीर साहब, ये जो बैन लगाया गया, ये इसका मजीद ब्लो बैक आ सकता है? नहीं जी, ब्लो बैक क्यों आएगा? अगेंस्ट द स्टेट आएगा ब्लो बैक। किस तरह आएगा ब्लो बैक? I mean, are these people elected members of the assembly? कि एक ब्लो बैक आ जाएगा? जी इनके हैं ना, इनके मेंबरान असेंबली है ना पीजे मीर साहब, जिसने डिस्कस करना पार्लियामेंट में आए। सर इनके मेंबरान असेंबली है ना। एंड आई थिंक ये जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है, मैं कहता हूं कि मुझे ओवरसीज पता नहीं कितनी कॉलें आई होंगी, व्हाट्सएप पे कॉल्स आई हैं, मैसेजेस आए कि व्हाट आर दीज पीपल डूइंग? डू यू रियली थिंक यू वांट टू ब्रिंग देयर किड्स इनटू अ कंट्री वेयर दिस इज गोइंग ऑन? ये पाकिस्तानीज हैं, बाहर के तो छोड़ें, वो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को वापस लेके आएंगे। अगर ये माहौल रहेगा इस मुल्क के अंदर, तो मैं समझता हूं आपकी बात भी होनी चाहिए, लेकिन एक जो चीज है, आपने स्टर्न रहना है। कहावत है यहाँ पाकिस्तान में, मैं कोट करता हूं आपको, वो कहते हैं, in times of danger all men adore God, when the danger has passed God is forgotten and the soldiers slighted. ये चीज है हमारे मुल्क के अंदर। वक्त के ऊपर अल्लाह, जब इधर कोई काम हो जाता है, अल्लाह को भी आप छोड़ जाते हो, हर चीज को आप छोड़ जाते हो। हमने एक कंसिस्टेंसी दिखाई। मैं इस नुक्ते पे दोबारा लौट के आऊंगा। ये आपने अहम नुक्ता उठाया कि हमें एक तसलसल और एक हमारी एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। ब्लो बैक का मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आज भी वज़ीर दाखिला कह रहे थे, फिर मैं अपने दीगर सब्जेक्ट से जानूंगा कि इनकी तैयारी बहुत ज्यादा थी, और जाहिर बात है PMLN जैसे मैंने बताया वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि आप जो हैं वो बैन नहीं कर सकते किसी पॉलिटिकल पार्टी को। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया है, जो कि लिया, उसके खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए, कंसेंसस डेवलप होना चाहिए। शानदाना साहब, देखिए, जहाँ पॉलिटिकल मनूवरिंग, मकायावेलियनिज्म, सियासी मकारी आ जाए ना, तो वहाँ क्या कंसेंसस आएगा? आप मुझे बताएं, जो कल तो पुलिस अफसरान को शहीद किया, 350 लोगों को जख्मी किया गया, क्या यस ये स्टेट नहीं थी? तो ये पहले भी तो किया गया था ना, जब पहले भी फैजाबाद आए थे। इट हैपेंड बिफोर एज वेल। इस लेवल पे इतनी वायलेंस पुलिस के खिलाफ, इदारे के खिलाफ कभी नहीं हुई। मेरी बात सुने, कल होता था फैजाबाद में, मुझे भी याद है। मैंने कल ये बात की एक शो पे कि आप मुझे ये बताइए कि अगर कल पुलिस उसी तरह रिएक्ट करती जिस तरह TLP वालों ने किया और अमवात होती, तो आज हमें मॉडल टाउन का कहा जाता कि देखें हाथों पे आपने फायरिंग की।
انہوں نے فائرنگ نہیں کی, انہوں نے کراؤڈ مینجمنٹ کی کوشش کی, کنٹرول کی, اس میں 2 شہید ہو گئے. یہ ضرور ایکنالج کرنا ہوگا پولیس کی قربانی کو کہ اگر وہ چاہتے وہ بھی ایک نیا ماڈل ٹاؤن کھڑا کر سکتے تھے, لیکن نہیں کیا. قربانی اسٹیٹ نے دی, قربانی پولیس افسران نے دی, ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. اب دوسری بات دیکھیں, یہ بار بار اس چیز کو دین سے ملاتے ہیں. میں 1 سیکنڈ کو تیار نہیں ہوں یہ ماننے کے لیے کہ ٹی ایل پی کا دین سے کوئی بھی کام ہے. آپ لوگوں کی پراپرٹی توڑتے ہیں. صلح حدیبیہ میں کیا لکھا تھا؟ جتنے پیغمبر علیہ السلام, رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اگریمنٹس کیے, اس میں کہیں یہ تھا کہ آپ نے ہتھے پہ ہاتھ اٹھائیں, آپ کسی کی پراپرٹی ڈیمیج کریں. غزوہ احد کے بعد کس قسم کی اگریمنٹس ہوئے تھے کہ آپ کھڑے ہوئے, اور قرآن میں بھی ہے کہ آپ کھڑے ہوئے کراپ کو, جو فصل کو نہیں کاٹ سکتے, آپ بوڑھے کو, ضعیف کو نہیں کر سکتے, جو بچہ ہے جو جنگ میں نہیں ہے, جو خواتین ہے گھر میں. تو یہ کس قسم کی ان کی جنگ ہے؟ ریاست, اب میں آپ کو ریاست کا ایک ایگزامپل دوں. پرائم منسٹر عمران خان واحد پرائم منسٹر اس ملک کا کہ انہوں نے اینٹا اسلامک, اسلاموفوبیا یا پروفٹ علیہ السلام کے خلاف جتنی بھی غلط باتیں ہوتی ہیں اس کو ایک گلوبل فینومینن قرار دیا, اسلامک فینومینن نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ غیر اسلامی باتیں ہیں. بھئی آپ ایک غیر مسلم کو اسلام کیا سکھاؤ گے؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ گلوبل فینومینن ہے, دنیا کی تقریباً آدھی آبادی جو کاؤنٹیبل ہے, تقریباً 1.25 بلین عرب پہ آ گئے ہیں مسلمان. تو کیا ہم اب ایک مائنورٹی ہیں؟ کیا ہمارا ایشو مائنورٹی ایشو ہے؟ یہ اینٹا اسلامزم ایک گلوبل ایشو ہے. اس سے دنیا کے 50 ممالک, اگر OIC ساری اکٹھی نہیں بھی ہوتی, اگر 25 ملک بھی, پاکستان اور ترکی کے علاوہ کوئی آگے نہیں آیا, اگر کوئی آگے آتا ہے اس پہ کہ جی آپ یہ کر نہیں سکتے, تو تب بات بنے گی. اور وزیر اعظم نے ہر فورم پہ یہ بات کھٹکھٹائی, ہر دروازہ کھٹکھٹایا, کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گروہ اقتدار کی ہوس میں, اقتدار کی بھوک میں آپ اسٹیٹ کو اٹیک کریں. آپ کون ہیں؟ اور آپ کے پاس مجھے کوئی سرٹیفکیٹ دے دے جو ان کے پاس نعوذ باللہ جنت سے آیا. آپ لوگوں نے معاہدہ تو کیا تھا نا, دیکھیں وہ الگ بات معاہدہ ہے. کیوں کیا, سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. اگر ان کے پاس کوئی وہی نہیں ہے, لیوریج نہیں ہے, تو پھر حکومت ان سے کیوں معاہدہ کیا؟ ایز اے پاکستانی سٹیزن, ایک پاکستانی سٹیزن ہونے کے ناطے آپ پاکستانی تو چھوڑے, امریکن طالبانوں کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو امن چاہیے. دیکھیں پرائم منسٹر اگر چاہیں تو ڈے 1 سے ہم فورس ریکویسٹ کر کے نکال دیتے سڑکوں پہ, لیکن نہیں. جو پرائم منسٹر, جو قوم امن چاہتی ہے وہ پہلے فائر نہیں کرتی ہے. ہم نے ان کو موقع دیا, ہم نے جینٹلمنلی کانڈکٹ کیا, اب یہ اپنا مکافات عمل پائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے, اور کس چیز کے لیے؟ یہ پروف کس کے پاس ہے؟ یہ ثبوت مجھے کون دے گا کہ ٹی ایل پی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان میں, یا اس کے جو کارکنان ہیں وہ واحد عاشق رسول ہے اور باقی ہم سب کافر ہیں؟ یہ کون ہمیں گارنٹی دے گا؟ اب تھوڑا سا جو اور بھی موضوعات میں ضرور اٹھاؤں گا, پی جی بی صاحب آپ سے اس کا سٹارٹ کرتے ہیں. آپ نے ماڈل ٹاؤن کا ذکر کیا, شہباز شریف صاحب کے لیے سر اب ان کی بیل ہو گئی ہے, 50 لاکھ کے 2 مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا لاہور ہائی کورٹ نے. تو سر بتائیے کہ آج وزیراعظم عمران خان صاحب سرگودہ میں تھے, یہ صحافی نے سوال بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ احتساب جو ہے وہ آپ کا انتخابی نعرہ ہے, اور اچھی بات ہے, احتساب ضرور ہونا چاہیے, لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جن پر الزامات لگ رہے ہیں منی لانڈرنگ کے, آمدن سے زائد اساساجات کے, انہیں بیل مل جاتی ہے؟ آج بھی شہباز شریف صاحب کو مل گئی, اور میں ان کے فریقین کے دلائل پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی یہ تو منی لانڈرنگ کا کیس تو 1 سال چلتا ہے ریفرنس ماتحت عدالت میں, اور ماتحت عدالت میں ابھی تو جج ہی نہیں اپوائنٹ ہوئے, تو اس کی بیل دے دی جائے. اس پہ لاہور ہائی کورٹ نے بیل دے دی. سر تو کیا کہاں پر یہ سکم پایا جاتا ہے پی جی میر صاحب کہ کہا جاتا ہے اربوں ڈالر کی منی لانڈرنگ اور عدالت سے پھر رہائی ہو جاتی؟ دیکھیں اگر بیل نہ ملتی, گورنمنٹ کو پھر رگڑنا شروع کر دیا. دیکھیں گورنمنٹ وچ ہنٹ پہ آ گیا, اب مل گئی ہے, اب اس پہ ہاں بھائی بیل کیوں ملی؟ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کے کورٹس آزاد ہیں تو وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دا کورٹس. کورٹس نے اگر بیل دے دی ہے سو بی اٹ. اگر انہوں نے کسی طریقے سے ان کو پکڑا تھا, ان کو پتا ہے لیگل پوائنٹس وہ جانتے ہیں, اگر ان کو چھوڑا ہے لیگل پوائنٹس وہ جانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ڈیبیٹ بالکل میننگ لیس ہے. ہاں جی ان کو کیوں چھوڑ دیا, اس کو کیوں کر دیا, فلانا کیوں کر دیا. آج آئی واز ود جہانگیر ترین دس آفٹرنون, تو میں نے, علی بھی تھا وہاں, تو میں نے کہا ایک ہی بات ہے. جہانگیر ترین سے کہ دیکھو آئی ایم دیر, میرا احتساب تم کرو, جو مرضی تم نے کرنا کرو, بٹ ڈونٹ گو آن اے وچ ہنٹ whether it is me or anybody else, which is fine. دیکھو آپ نے وچ ہنٹ پہ نہیں جانا. میرا یہی سوال ہے کہ یہ بہت باریک لائن ہے, آپ نے جو لفظ یوز کیا وچ ہنٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. ہم پرائم منسٹر کو اور پرٹیکولرلی انٹیریئر منسٹرز جو بھی ہوتے ہیں over the period, ہم ان کو provocative question کرتے ہیں, which is not right. ہم provocative question نہیں, we need to get objective questioning کہ بھائی آپ ایسی کوشچننگ کرو کہ جس میں you don't get a blow back on that. ہم یہ کرتے ہیں
اور پھر اس کے اگلے دن ہیڈ لائن لگتی ہے, پھر آپ کا گورنمنٹ کا ایک سوال کرتا ہے, اپوزیشن دوسرا جواب دیتی ہے, اور آپ کسی اور ٹریک پہ چل جاتے ہیں. آئی تھنک اٹ از اب وقت آ گیا سینٹی کا, ہمیں سین روٹ پہ چلنا ہے. اور یہ دیکھیں نا, آج اگر پولیس لیٹس پٹ اٹ دس وے فار آرگومنٹ سیک, اگر پولیس کو فائرنگ کر دیتی, کچھ کرتی, کیا ہونا تھا؟ وہی چیز ہو جا رہی تھی, وہ جی ماڈل ٹاؤن ہو گیا. جی تو کوشچن از کہ بھائی کہاں ہم ٹھہریں گے؟ کرو تو تم پھر خراب ہو, نہ کرو تو پھر خراب ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس سنڈروم اینڈ تھنک مور سینسبلی اینڈ پازیٹیولی. اچھا, مجھے شاندار آپ بتائے گا, کیونکہ آپ کا ایک لیگل بیک گراؤنڈ بھی ہے, یہ بتائے گا, ظاہر بات آج وزیراعظم صاحب سے بھی یہی سوال ہوا, شہباز شریف صاحب کو بیل مل گئی ہے, اور لاہور ہائی کورٹ جو ہے محترم عدالت عالیہ ہے, انہوں نے, میں دلائل پڑھ رہا تھا کہ یہ کیس ابھی ریفرنس چلنا ہے, ستمبر میں ان کو گرفتار کیا تھا, پہلے بھی گرفتاری عمل میں آئی. تو جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں اتنی ہائپ کریٹ کی جاتی ہے کہ اربوں ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوئی, نتیجہ نکلتا یہ ہے کہ رہائی ہو جاتی. حمزہ شہباز صاحب کی رہائی ہو گئی, احد چیمہ صاحب کی 3 سال بعد رہائی ہو گئی, جہانگیر ترین صاحب آپ ہی کے پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے خلاف جو احتساب ہے وہ احتساب نہیں ہو رہا, وہ وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے, اور صرف میرا ہی کیوں ہو رہا ہے. کیسے اس چیز سے باہر نکلا جا سکتا ہے, اور ایک ایسی روبوسٹ اکاؤنٹیبلٹی جس میں کرپشن تو ہوئی ہے, اگر کرپشن نہیں ہوئی تو پاکستان میں پیسہ گیا کدھر, لیکن وہ نتائج کب نکلیں گے اس کے, ایک سوال تو ہے کامن مین کے ذہن میں آتا ہے. انوار صاحب, پہلی بات I can assure you کہ کامن مین کو جہانگیر ترین صاحب سے, میاں شہباز شریف سے, زرداری صاحب سے کوئی غم نہیں ہے. کامن مین کے اور بہت غم ہے, اس کو جمہوریت سے بھی کوئی غم نہیں ہے. کہتے ہیں یہ مہنگائی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کرپشن ہوئی, آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی تو علامت ہے. ہاں, تو اس میں تو کوئی دو باتیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں, ٹھیک ہے, دو رائے اس میں ہو ہی نہیں سکتی. مجھے بتائیں, میرے اور آپ کے اتنے بڑے بڑے گودام ہیں کہ اس میں ہم چینی اور آٹا غائب کر سکے؟ پاکستان کا چینی اور آٹا غائب ہوتا ہے, کسی ایک دکان کا نہیں ہے. کس کے پاس اتنا اثر رسوخ ہے کہ پچھلے 2.5 سال میں جلدی جلدی اس نے وہ گو ڈاؤن بنا لے؟ گو ڈاؤن ہوئے ہوں گے. ایک الف نون ایک پروگرام ہوتا تھا, اگر آپ کو یاد ہے, جی پی ٹی وی پہ آتا تھا, ایک کلپ اس دنوں سے چل رہا ہے, اور وہ کہہ رہے کہ جی دال اس طرح غائب ہوتی ہے, چینی اس طرح غائب ہوتی ہے, آٹا اس طرح غائب ہوتا ہے. یہ پاکستان میں مافیاز آج نہیں آئے, یہ 40 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اب ایشو کیا ہے؟ یہ مافیاز قانون کی گرفت سے کیسے نکل جاتے ہیں, سوال یہ ہے. تو جی قانون بنانے والا خود ہی مافیا ہوتا ہے, تو پھر یہ ویشی سرکل کیسے توڑے؟ میری بات بتائیں, ایک بھائی ہوتا ہے سول سروس میں بیٹھتا ہے, ایک فوج میں, ایک پارلیمان میں, ایک بزنس میں, ایک میڈیا میں آ جاتا ہے. 5 بھائی ہوتے ہیں, 5 ڈیفرنٹ پارٹیز میں ہوتے ہیں, اور ہر حکومت میں ان کا راج ہوتا ہے. کل ایک رپورٹ نکلی ہے UNDP کی, انہوں نے پاکستان کو, ورلڈ بینک کی پاکستان کو بہت اس میں غصے سے انہوں نے سلام کیا کہ 17.5 ارب روپے پاکستان کے, 17.5 ارب ڈالر پاکستان کا ایلیٹ کھا جاتا ہے. پاکستان کا ایلیٹ 17.5 ارب ڈالر جی سالانہ. اور کیسے یہ کھاتے؟ ان کو ہر چیز پہ رعایت ملتی ہے, ان کو ہر چیز پہ سبسڈی ملتی ہے, ان کو ہر چیز پہ کہ جی ہم بزنس بنا رہے ہیں, نوکریاں لگا رہے ہیں پاکستان میں, جی ہم پاکستان کے حالات بہتر کر رہے ہیں. پروف کدھر ہے بھائی میرے؟ 75 سال میں کتنی نوکریاں لگا لی ہیں, کتنے بزنس لگا لیے ہیں, کتنی انڈسٹری لگا لی ہے. 25-30 خاندان ہیں, وہی جو مالدار ہوتے جا رہے ہیں. اب آپ کی جو 2.5 سال سے حکومت ہے, ابھی بھی 17.5 ارب ڈالر سالانہ جا رہا ہے. اس سال کی رپورٹ آئی ہے. تو پھر یہ تو آپ کی حکومت جواب دے تو آپ بھی ہے نا. ایبسولوٹلی. اب میں بتاؤں کیسے جواب دیں. آج ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی کہ جو ہم کیسے پاکستان افغانستان کی جو تجارت خراب ہوئی ہے, اس سے نقصان کس کو ہوا ہے؟ اور وہ ریاست پاکستان کو, افغانستان کو نہیں ہوا. افغانستان بناتا ہی کچھ نہیں ہے. 90% ہماری وہاں جاتی چیزیں, وہاں سے 2-3% آ جاتی, فریش فروٹ آ جاتا ہے, ڈرائی فروٹ آ جاتا ہے, اس میں ہم ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. جو جاتا ہے, چاہے وہ ہماری 2 نمبر واشنگ مشین ہو, 3 نمبر ایئر کنڈیشن ہو, 4 نمبر سلائی مشین ہو, وہ افغانستان میں بکتی ہے. وہ 42 سال سے ایک واٹ آن کنٹری ہے. اور ہم نے کیا کیا ہے سکسیسو گورنمنٹس نے, کہ بیوروکریٹک ایسے ہم نے اس میں تالے ڈال دیے ہیں کہ کوئی ٹریڈ کرنے کی ہمت تو کرے پاکستان سے, یا وہاں سے کوئی کچھ لے کے تو آئے. ہم نے خود ہی اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری ہے. یہ پاکستان تبھی ٹھیک ہوگا جب آپ سب کے ساتھ یکجا انصاف کریں. اور یہ کب ہوگا؟ یہ ہو رہا ہے. یہ میری بات سنیں, 2.5 سال سے سارے میں شوز میں جا کے تھک گئی ہوں یہ جواب دے کہ جی جہانگیر ترین صاحب کو کیوں نہیں پکڑتے, وہ آپ کے چینے والے ہیں, جی خٹک صاحب کو کیوں نہیں پکڑتے, آپ کے BRT والے ہیں. اب جب جہانگیر ترین صاحب پہ کیس ہو گیا, آپ ہی کی جماعت کے لوگ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو رہے ہیں نا, آپ ہی کی کلی کے راجہ ریاض صاحب, آپ ہی کے قومی اسمبلی وہی جا کر کہہ رہی جی. میں ابھی ایک شو پہ یہ کہہ یہ دوبارہ کہہ رہی, لوگ بھی تنگ آ جائیں گے میری اسٹیٹمنٹ سے. اگر یہ اسد عمر صاحب ہوتے نا تو شاید میں بھی جا کے خط ان میں سائن بھی کرتی, کھڑی بھی ہوتی. ہر انسان کو ایک سینئر پولیٹیکل لیڈر سے لگا ہوتا ہے. ہماری پارٹی میں 4-5 تو لوگ تھے, خٹک صاحب, شاہ محمود صاحب, اسد عمر, شفقت محمود اور جہانگیر ترین. تو نیچرلی کچھ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بھی لین کرتے ہوں گے, جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور معذرت کے ساتھ یہ پرانے پاکستان کی عکاسی ہے کہ جسٹ بیکاز چور
या किसी पे चोरी का इल्ज़ाम हो और वो पीटीआई का हो तो वो पैगंबर हो गया। इसी पे हमें 2-2.5 साल मुनाफिकत काम पे ब्रांड डाला गया। अब जब हाथ आ गया, एफआईए कर रही है तो कह रही जी विच हंट हो गया, आप फैसला कर लें कि 2 के 1 पाकिस्तान, बस। अच्छा, पीजे मीर साहब, वज़ीर आज़म साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, उनकी बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा 26 रुपए चीनी की कीमत में इजाफा हुआ, 120 से 140 अरब रुपए गए। सर, ये भी इन पर भी अब अगर हाथ डल गया है, कोई नतीजा निकलेगा या हम बैठ के ये शो कर रहे होंगे? और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि जी उन्हें भी जमानत पे रिहा कर दिया गया, जैसे आज मैं शहबाज शरीफ साहब का आपसे सवाल का जवाब लेना चाह रहा हूँ। इसका जवाब अनवार बड़ा सिंपल है कि जब भी आप कोई इरेगुलरिटी या कोई ऐसी चीज देखते हैं, आपको इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना है। यू डोंट हैव टू मल ओवर इट। अगर आपको याद हो 67 के अंदर जब चीनी 4 आने बढ़ी थी, 4 आने, तो अयूब खान की हुकूमत चली गई थी, इफ यू रिमेंबर दैट। अब I was not born, लेकिन मैंने सुना है इसके बारे में। आज इट इज अ डिफरेंट सिचुएशन। आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, आपके आपके जो डिमांड्स हैं वो और आ गई हैं। अब आपको चाहिए कि इमीडिएट एक्शन लें, डिले ना करें। आप जितना डिले करते हैं, फॉर एग्जांपल ये अगर कोर्ट में भी जाता है, कोर्ट उस पर महफूज कर लेता है फैसला एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। नो, अब वो टाइम नहीं है। वी हैव गॉट टू डिसाइड एंड क्विकली गेट ऑन विद इट। क्योंकि जितना आप डिले करोगे, आपके सवाल का ये जवाब है कि जितना आप डिले इन चीजों को करोगे, उसके अंदर एक तो आप अगले को सांस दे देते हो, दूसरा आप उसको एक ऐसी एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हो कि वो अंडर द गार्ब ऑफ लॉ वो कंटिन्यू करता रहता है। और हमारी एजेंसीज है, ये बेचारी इधर लगी हुई है, उधर लगी हुई है, फलाना। तो मैं समझता हूं हमारा जो कैंसर है, दैट इज स्पीडी जस्टिस, क्विक इंप्लीमेंटेशन and just get on with it. Don't delay. हम हर चीज यहाँ डिले कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, जो कि मैं समझता हूँ कि मैं तो कहता हूँ जी 4 चीजें आप ठीक कर लो। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप थाना कल्चर को ठीक करो, आप कब्जा ग्रुप को ठीक करो ग्रास रूट पे, आप उसके बाद अपनी जुडिशियल रिफॉर्म लेके आओ, और आप देखोगे कि ये जब आप चीजें करना शुरू कर दोगे, everything will be fine. ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम है। लेकिन पीजे साहब, इससे एक सवाल जुड़ा है सर। आपने कहा, ये आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, लेकिन अभी आपके सामने मेंबर नेशनल असेंबली है शानदाना साहब, वो कह रही है $7.5 अरब सालाना वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, $17.5 अरब, ये बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं। ये अभी भी जो है वो साइफन ऑफ हो रहा है, वो लोगों की जेबों में जा रहा है, और जो बासर लोग हैं, तो आप जो कह रहे हैं अगर ये 4 सेक्टर ठीक कर लो, जाहिर बात है धड़ी की सियासत हमारे यहाँ होती है, हमारे यहाँ जमहूरियत में लोग गिने जाते हैं। तो सर, ये कैसे फिर पॉलिटिकल विल बहुत बड़ी चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ इवन गवर्नमेंट्स। मैं आपको बताऊं, मेरे पास लोग आते हैं गरीब, उन्होंने कहा जी 1 मरला 2 मरला 10 मरला, मैं एमपीएस के पास भेजा, गवर्नमेंट के भी और ऑपोजिशन के भी। ट्रस्ट मी, नो वन इज इंटरेस्टेड। यस, नो वन इज इंटरेस्टेड इन रिजॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। तो हम कैसे करेंगे? तो ये आज अगर आपकी गवर्नमेंट आज हमारे पास है, मैं समझता हूं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ही हैज टू टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स। ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू स्टे इनटू पावर। इनको चाहिए स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लें एंड जस्ट गेट ऑन विद इट। क्यों? अगर नहीं लेंगे, हर बंदा इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, हर बंदा इनको मिसयूज करने की कोशिश करेगा, डिस इंफॉर्मेशन इनको देगा। आज देख लो ना वैक्सीन की क्या हुआ है, वैक्सीन का मुझे बता दो, 75 करोड़ का यहाँ गबन हुआ है जो कि ब्यूरोक्रेट्स को दिया गया है। 75 करोड़ पैसा, ये रुपया किधर गया मुझे बताएं। ये कहां पर आप पंजाब की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में रुपया चलो नीचे है तो वो 400 पे ले लो यार, 12-12 हजार 8-8 हजार का प्राइवेट सेक्टर की आप बात कर रहे हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में जो वैक्सीन आई उस हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो शानदाना साहब पॉलिटिकल विल चाहिए होगी। जो मैं एग्री करता हूँ पीजे मीर साहब की, आप थाना कल्चर ठीक कर लें, आप अपना लोअर जुडिशरी में इस्लाहात ले आएँ, आप अपनी ये मेरिटोक्रेसी ले आएँ, रियासत मदीना के जो पिलर्स हैं अगर ये आप इंस्टॉल कर लें, मेरे ख्याल में इस टर्म में अगर आप ये कर लें तो लोगों को एतमाद हो जाएगा कि पॉलिटिकल विल है और नताइज निकल रहे हैं। लीव अलोन जो बड़ी बड़ी और चीज़ें लोगों के जहनों में, ये बेसिक्स हैं, इस पे काम होने के लिए पॉलिटिकल विल बहुत चाहिए होगी। और इसमें आपको पता है हर पार्टी में धड़े की सियासत होती है, चाहे पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी है, उसको ओवरकम करना है, ये चैलेंज है। अनवर साहब देखिए, जो जिस डे 1 से जो हमारी हुकूमत आई है, मुझे कोई एक दिन बता दे कोई चैलेंज नहीं था। पुलवामा बाहर से आया,
कोरोना बाहर से आया, एक्सटर्नल चैलेंजेस की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज में इस वक्त जो सबसे कमजोर ममालिक हैं 12 से नंबर 8। चैलेंजेस को कंपाउंड किया जो पीजे साहब कह रहे थे कि ये प्राइवेट वैक्सीन में 75 करोड़ का टीका। मैं एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ और उस दिन मैं उनकी बातें सुन रही थी। मुझे समझना है कि मैं ये पागलों का ग्रुप है, इंसानों का ग्रुप है। $30 में स्पुतनिक मैन्युफैक्चर हो रही है, बिक रही है होलसेल में, और पाकिस्तान में $600 में बेचने की एक प्रपोजल आई थी, जिस पे ड्रैप ने, हुकूमत वक्त ने उस पर एक कैप लगा दी कि हो नहीं सकता, पैंडेमिक है, आप पैसे बनाए बाद में बनाए, एक हेल्दी प्रॉफिट बनाए, बट आप उसमें मल्टीपल प्रॉफिट्स नहीं बना सकते। तो उसमें एक बंदा जवाब आके से देता है कि नहीं जी, हम तो देखे ना, आपको अस्पताल से भी बचा रहे हैं, 75,000 को तो अस्पताल में आपके लग जाने हैं, अगर आपको कोरोना हो, हाँ, फिर आपकी दवाइयों के पैसे बचा रहे हैं, तो अगर आप $600 दे दे तो क्या बड़ी बात है। ये आपकी सोच है बड़े बिजनेस की, कि हम आपका पैसा बचा रहे हैं, ना कि हम $600 बना रहे हैं $30 पे। ये जो फैसला हुकूमत पाकिस्तान का था बिल्कुल ठीक था। देखें, इमरजेंसी में दुनिया में तमाम कवानीन सस्पेंड हो जाते हैं, क्योंकि पहले इमरजेंसी डील करना होता है। हमारा मुल्क, और मैं ये हर दफ़ा कहती हूँ कि एक फ्रंटियर स्टेट बन गया है। आप अगर अफगानिस्तान में 100 रुपए पे 70 बनाते तो पाकिस्तान में 60 बनाते हैं। वही अगर आप बांग्लादेश में जाएंगे, आप 10 और 15 रुपए बनाएंगे। देखें, हम फ्रंटियर स्टेट वाले मार्जिन दे रहे हैं बिजनेसेस को, फिर भी खुश नहीं है, फिर भी कहते हैं रिबेट दो, फिर भी कहते हैं टैक्सेस कम करो, सब्सिडी दो। सब्सिडी सबसे गरीब को दे, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास खाना नहीं है। थाना कल्चर, लोअर जुडिशरी कल्चर, पुलिस कल्चर, आपकी जो सोच है, कब्जा माफिया, स्कूलों में आप जाएं, ये चीजें बदलेंगी। इसमें 15 साल लगेंगे। आप ये ऐड कर लें कि ये जो मुसल्लह झत्ते हैं, जो अब ये हम जो जिनकी बात करें, उसको भी आप ऐड करें, वो भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा न्यूसेंस। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। अमेरिका में जो सिविल वॉर हुई थी, यानी कि गोरा और काला जो स्लेवरी पे था, गुलामी पे था, जी, उसको 150 साल तो गुजर गया, 150 साल गुजर गए। अभी भी अमेरिका में उस प्रॉब्लम की जर्मिनेशन है। आज 2-3 दिन पहले एक यंग अफ्रीकन लड़का मारा गया, एक खातून पुलिस ऑफिसर ने गोली मारी, फिर उसने रिजाइन कर दिया, जो भी किया निहत्ते पे किया। जॉर्ज फ्लॉयड का इतना मशहूर, जॉर्ज फ्लॉयड को तो बिल्कुल हाजी समझ में हुआ था पिछले साल। ऑल आई एम सेइंग इज कि ये मसाइल 40 साल में यहाँ पे हमने धरे, इसको उखाड़ने में वक्त लगेगा। सिर्फ ये चीज आपने पॉलिटिकल विल की बात की, अगर इमरान खान नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। अच्छा, चले, हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। इस सेगमेंट में हमने गुफ्तगू की मुख्तलिफ जो नुकात हैं इस वक्त हमारे कौमी मंजरनामे पर, उसमें उसका आता करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच शानदाना गुलजार साहब, आपका पीजे मीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फे लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो खारजी सतह पर भी एक अहम डेवलपमेंट हो रही है। अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज का इनखला। एक मुआहदा तय पाया था दोहा में फरवरी 2020 में। अफगान तालिबान और अमरीकी हुकूमत के दरमियान नज़रसानी की थी, कर रही है जो मौजूदा अमरीका की नई हुकूमत है, सदर जो बाइडन, और आज जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं एंथनी ब्लिंकन, उनकी हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से बात हुई है। उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और ये जानेंगे कि अब ये जो 1 मई की डेडलाइन थी, इसमें कितनी एक्सटेंशन जहन में है मौजूदा US एडमिनिस्ट्रेशन के, और अफगान तालिबान उसको मानने के लिए तैयार होंगे या नहीं, क्योंकि वो टर्की में जो 24 अप्रैल से कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें उनकी वहां पर मौजूदगी के हवाले से खदशात का इज़हार किया जा रहा है। एक छोटा सा वक्त, दोबारा लौट कहेंगे, हमारे साथ रहिए। ज़मीं से आसमां भी मिल रहा है, महीना मेरा है, रब कह रहा है। ज़मीं पर नूर की आमद है आमद, खजीना रहमतों का खुल रहा है। ये बख्शिश मग़फ़िरत का है सफीना, गुनाहों से हर एक दिल धुल रहा है। इबादतों में है एक इबादत, फलाह का जज्बा, सादतों में है एक सादत, फलाह का जज्बा। रोशन है दिल, जिस दिल में है एहसास हर इंसान का, रब्बे जुल जलाल की अता, बन गई है हमारी पहचान, रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान, अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं अफगान अमूर के माहिर सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एनालिस्ट रहीमुल्लाह यूसुफ़ ज़ई साहब पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम रहीमुल्लाह साहब।
वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। बताइएगा सर, ये जो अगवान अमन अमल आपके नजर में, आपने तो पूरा ये एपिसोड आपके सामने गुजरा है, इस वक्त किस नहज पे है? आज अमरीकी वजीर खारजा एंथोनी ब्लिंकन की बात हुई हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से। उन्होंने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की और उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला हो। लेकिन खबरें आ रही हैं अमरीकी मीडिया में भी कि डेडलाइन में तौसी की जा रही है और शायद अमरीकी सदर जो बाइडेन चाहते हैं कि 9/11 के डेट्स के दरमियान, क्योंकि उस वक्त 9/11 और उसके बाद ही फिर अमेरिका ने अपनी लॉन्गेस्ट वॉर लड़ी है, उसके करीब करीब जाके अमरीकी फौज का फाइनल इनखला हो। हाँ बिल्कुल, ये तो अमरीकी मीडिया में आ चुका है कि वो चाहेंगे कि 9 सितंबर तक अपनी फौज को मुकम्मल तौर पर निकाल लें और ये जो वापसी होगी अमरीकी फौज की ये 1 मई को शुरू हो जाएगी। लेकिन ये अमेरिका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। अच्छा। और तालिबान ने इसके ऊपर काफ़ी बुरा मनाया है। तालिबान कह रहे हैं कि जब तक गैर मुल्की फौज अफगानिस्तान में होगी उस पर वो किसी भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। यानी वो तुर्की इस्तांबुल में होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत से इनकार कर रहे हैं। तो काफ़ी एक सूरत हाल पेचीदा हो गई है और अमेरिका ज़ाहिर है कि नहीं निकल रहा फिलहाल। 4 महीने मजीद वो रहना चाहता है अफगानिस्तान में, लेकिन तालिबान नहीं मान रहे, उनसे फिर बात करनी पड़ेगी। क्या वजह है आपकी राय में, अमेरिका क्यों कर नहीं निकलना चाह रहा, उस कमिटमेंट को क्यों कर ऑनर नहीं कर रहा जो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया ने की थी? जाहिर बात है रियासत अमरीका ने मुआहदा किया था अफगान तालिबान से कतर दोहा में। क्या वजह है? डेमोक्रेट्स की पॉलिसी डिफरेंट है, कोई खदशात है अमरीका को? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में अमेरिका की तारीख आप देखें तो वो हमेशा मुआहदे करते हैं फिर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते। वो जो ईरान से मुआहदा हुआ था एटमी प्रोग्राम के हवाले से, उसको भी एक तरफा तौर पे ट्रंप ने ख़त्म कर दिया था। अब देखें, अजीब बात यह है कि बाइडेन इंतज़ामिया के जो वज़ीर हैं वो कह रहे हैं कि ये मुआहदा तालिबान से हमने नहीं किया, ये ट्रंप ने किया था। अब ट्रंप कौन थे और बाइडेन कौन है? दोनों ही अमेरिका के सदर हैं जी। तो मेरे ख्याल में अमेरिका की साख मुतासर होगी। अमेरिका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और अगर वो मज़ीद अफगानिस्तान में रहेंगे तो तालिबान ने धमकी दी है कि वो अपने हमले शुरू कर देंगे। आपको पता है कि पिछले साल फरवरी में जब ये मुआहदा हुआ तालिबान और अमेरिका का, उसके बाद अमेरिका और नेटो की फौज के ऊपर तालिबान ने कोई हमला नहीं किया, एक भी गैर मुल्की फौजी नहीं मारा गया। तो मेरे ख्याल में अमेरिका को पासदारी करनी चाहिए अपने मुआहदों को, अपने वादों को। अगर वो नहीं करेंगे तो दूसरा जो फरीक है वो उनके ऊपर एतबार नहीं करेगा। ये बताएगा, रूस के वजीर खारजा भी पाकिस्तान आए, सरगेई लारोफ साहब, और सरगेई लारोफ साहब, और उससे कबल वो भारत भी गए थे। मॉस्को ने एक समिट भी कराई थी अफगान अमन अमल के हवाले से। चाइना भी इस पे एक बड़ा कलीदी उनका किरदार है। तो ये खित्ते के ममालिक हैं, पाकिस्तान फैसिलिटेटर है आज अमरीकी, जैसे उन्होंने बताया वज़ीर ख़ारजा भी इसके मोतरफ हैं। रूस के वज़ीर ख़ारजा भी पिछले दिनों इस्लामाबाद में मौजूद थे। क्या कोई रोल अदा कर सकता है रशिया, चाइना, अमेरिका को कन्विंस करने में कि वो अपनी कमिटमेंट को ऑनर करे, ताकि ये जो पीस है ये कहीं खुदा ना खास्ता दोबारा से मफादात की नज़र ना हो जाए? देखिए, मेरे ख्याल में रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान, इनकी पॉलिसी अफगानिस्तान के हवाले से तकरीबन एक है। अच्छा। थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। ये सारे चाहते हैं कि एक तो अफगानिस्तान का मसला मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए, जो मुआहदे हुए, कमिटमेंट्स हुए, उनको पूरा किया जाए। वो ये भी चाहते हैं कि तालिबान जो हैं वो अपने हमले कम कर दें, जंग बंदी करें। यानी वो ये भी चाहते हैं कि तालिबान फिर से अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान, इस्लामिक एमिरेट को लेकर ना आए और सफारतकारी से काम लें बजाय जंग के। तो उनका जो रवैया है इन चारों मुल्कों का, वो देखें बड़ा ही मस्बत है और वो चाहते हैं कि ये मसला हल हो जाए। लेकिन देखें, अमेरिका को ज़ाहिर है वो एक बड़ी ताकत है। अमेरिका चाहेगा कि अपनी मर्ज़ी का हल निकाले और ये जो कॉन्फ्रेंस तुर्की में हो रही है ये अमेरिका की ख्वाहिश के ऊपर हो रही है जी। और अमेरिका ने यूएन से कहा, यूएन और तुर्की और कतर और अमेरिका ये मिलकर ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन अगर तालिबान कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे तो फिर तो कॉन्फ्रेंस का कोई फ़ायदा नहीं है।
यानी एक बड़ा अहम फरीक तालिबान अगर वो शमूलियत शिरकत नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि बात किससे करेंगे, बात कैसे आगे बढ़ेगी। बहुत अहम आपने नुक्ता उठाया। अच्छा ये मुझे बताइए, ये तो अमेरिकी मीडिया में आ रहा है, आप समझते हैं कि टेस्ट टू टेस्ट द वाटर्स भी एक पॉलिसी होती है कि देखा जाए कि ये बात फ्लोट की जाए, इसका क्या रिएक्शन आता है, या आप समझते हैं अब ये उनकी पॉलिसी तय हो गई, एक सिर्फ अनाउंसमेंट का इंतजार है? मेरे ख्याल में सिर्फ ऐलान होना बाकी है, और ये जो खबरें आई हैं अमेरिकी मीडिया में वो सरकारी हुकाम के हवाले से आई हैं, उनका नाम नहीं लिया गया। आपको पता है कि पहले भी जो बाइडन कह चुके थे कि 1 मई तक फौज को निकालना बड़ा मुश्किल है, और आप देखें वही हुआ जो वो कह रहे थे, और वो चाहेंगे कि उनकी पॉलिसी ट्रंप से मुख्तलिफ हो। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि ट्रंप ने जो तालिबान से मुज़ाकरात किए वो अच्छे तरीके से नहीं किए और अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। हालांकि बड़ी हैरानी की बात है कि जिस शख्स ने अमेरिकी डेलीगेशन की क़यादत की, ज़ल्मे खलीलज़ाद, वो अभी भी जिसने वायदा किया, उसे को बहाल रखा है जो बाइडन ने अपने ओहदे के ऊपर, और वो अभी तक तालिबान से राब्ते में है। तो मेरे ख्याल में ये जो बाइडन जो चाह रहे हैं कि वो ज़रा ट्रंप से मुख्तलिफ नज़र आएँ, कोई ज़िम्मेदाराना फैसला करें, और ऐसा ना हो कि फिर से अफ़गानिस्तान की सरजमीन से अमेरिका के ऊपर हमला हो जाए। ये सारी उनको परेशानियां हैं, तो उसका वो हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हमारा पाकिस्तान, जाहिर बात है पाकिस्तान की बहुत स्टेक्स इन्वॉल्व है, और अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में पायदार अमन आएगा। हमारी तो तरक्की मुज़मिर है कि अफगानिस्तान में अमन हो तो हम अफगानिस्तान के बरसता सेंट्रल एशिया, रूस से अपने ताल्लुकात, और नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन की जो बातें होती हैं, और जो शेयरिंग की बात होती है तिजारत को, और उनको गर्म पानियों तक रास्ता देना, फिर चाइना का भी जो 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव है, ये सब बेस करते हैं पीस इन अफगानिस्तान। पाकिस्तान से आज आर्मी चीफ से भी उनकी बात हुई है, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दिया होगा। आप क्या समझते हैं हमारे लिए अब हमें क्या इस पे डिप्लोमेसी इख्तियार करनी चाहिए, हमारा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए? तो पहली बात तो ये है कि वो एंटनी ब्लिंकन के हवाले से आपने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के किरदार की बड़ी तारीफ की, तो जब भी कोई काम निकालना होता है तो वो पाकिस्तान की तारीफें करते हैं। सही कह रहे हैं। अभी उनको ये काम निकालना है कि तालिबान को मजबूर करना है कि वो तुर्की की कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाए। तालिबान कह रहे हैं कि जब तक गैर मुल्की फौज है वो शामिल नहीं होंगे, न इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में न किसी और कॉन्फ्रेंस में। तो ये पाकिस्तान के ज़िम्मे एक काम डाल दिया गया है, और मेरे ख्याल में कतर से भी कहा जाएगा, चीन से, रूस से भी कहा जाएगा। लेकिन ये है कि तालिबान की भी तो कुछ बातें माननी पड़ेंगी। तालिबान कहते हैं कि हमसे अमेरिका ने कमिटमेंट की थी पिछले साल के दोहा मुआहदे में कि जो मज़ीद तालिबान कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा, वो अभी तक रिहा नहीं हुए। तालिबान कहते हैं कि अमेरिका ने कमिटमेंट की थी कि अमेरिका सफारती कोशिशें करेगा ताकि जो तालिबान रहनुमाओं के नाम है UN सिक्योरिटी काउंसिल की ब्लैक लिस्ट में वो निकाल दिया जाए। वो कहते हैं ये भी नहीं हुआ, तो कुछ आप तालिबान को देंगे ना तो फिर वो राजी होंगे। तो मेरे ख्याल में ये बड़े अभी नाजुक वक्त है। 24 तारीख को ये कॉन्फ्रेंस शुरू होनी है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, और चाहिए कि अभी अमेरिका और अफगानिस्तान और ये सारे मुल्क मिलकर कोशिश करें कि ये तुर्की की कॉन्फ्रेंस हो जाए और उसमें कोई पेशरफ्त हासिल की जाए। टुवर्ड्स द एंड रहीमुल्लाह साहब, जो अफगानिस्तान में हुकूमत है, जो अफगानिस्तान, उनका क्या मौक़िफ़ है और या उनका क्या रोल आप देखते हैं? ज़ाहिर बात है एक सिटिंग गवर्नमेंट है, वो भी स्टेक होल्डर तो है ना? हाँ बिल्कुल, वो स्टेक होल्डर हैं, उनकी हुकूमत को सारी दुनिया मानती है, और अशरफ गनी ने कुछ अमन की तजावीज़ दी हैं। वो चाहते हैं कि 6 महीने के बाद फिर से इंतखाबात हो जाएं, और वो ये भी कह रहे हैं कि वो इंतखाबात में हिस्सा भी नहीं लेंगे। अच्छा। ताकि ये गैर तनाज़े हो जाए। तो वो तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, उनको पता है कि तालिबान से बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर चारा नहीं है। लेकिन मसला अब ये है कि एक तो अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान इख्तलाफात हैं, ठीक, उनकी अमन के प्रोसेस के हवाले से राय मुख्तलिफ है। दूसरी बात यह है कि तालिबान बिल्कुल अशरफ गनी से कोई डील नहीं करेंगे, यानी वो अशरफ गनी की हुकूमत को मानते भी नहीं हैं। ठीक। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो सारे अफगान धड़े हैं मुख्तलिफ
उसमें अफगान हुकूमत भी शामिल है, बाकी लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, मुआहदा करेंगे। और वो ये कह रहे हैं कि पहले ये गैर मुल्की फौज के निकलने का मामला तय करें, फिर हम आगे उसके बाद बढ़ेंगे। आप चले, वक्त मेरा खत्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश रहीमुल यूसुफजई साहब, आप एक अथॉरिटी हैं, आपने बड़ा वैल्यूबल इनपुट हमें दिया। व्यूअर्स, अहम इशू है, इसको भी हम फॉलो करेंगे। और कोविड-19 चलते चलते आज 24 घंटों में, पिछले 24 घंटों में 135 अफराद इंतकाल कर गए। अल्लाह उन सब की मगफरत करे। एक बहुत बड़ा डेथ टॉल है। जून में जब इसकी पीक आई थी तो उससे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। हमें बहुत मोहतात होना होगा। आज NCOC का स्पेशल इजलास भी हुआ। 2 दिन के लिए अब मुकम्मल तौर पे हफ्ता इतवार कारोबार मुल्क भर में बंद रहेगा। बहुत एहतियात कीजिए, ख्याल कीजिए, माह रमज़ान में दुआएं भी करें और साथ में बंदोबस्त भी ये करें कि अपने सैनिटाइजर का इस्तेमाल, समाजी फासला और मास्क पहने। जिन जिनको वैक्सीन की सहूलत दस्तियाब है ज़रूर लगाएं। प्रोग्राम में आपको नशिस्त कैसी लगी, फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से नवाजिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी सेहत रही। आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पे। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।